नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 में हम पढ़ रहे थे सर्वेश्वर दयाल। हम पढ़ेंगे आज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कक्षा 9 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि हैं, उनका नया चैप्टर है, वो हम शुरू करते हैं आज। पिछले में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था केदारनाथ अग्रवाल का। आज हम पढ़ते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म जो है, इनका जो बच्चों जन्म है वो 1927 ईस्वी को हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म है बच्चों वो 1927 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन है वो 1983 ईस्वी को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 को और इनका निधन 1983 ईस्वी को हुआ था। अब बच्चों, इन का जो जन्म है इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 को कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। आरंभ में आजीविका हेतु अपने जीवन का भरण पोषण करने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। बाद में शुरू में क्या हुआ कि आजीविका का कोई साधन नहीं होने के कारण इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो बाद में एक पत्रिका छपती थी, दिनमान। एक पत्रिका थी दिनमान, तो इसके ये उप संपादक रहे थे। उप संपादक रहे थे। कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। संपादक नहीं थे, उप संपादक थे। संपादक और थे, उसके उप संपादक ये थे। और उसके बाद एक बाल पत्रिका छपती थी, एक बाल पत्रिका यानी बालकों के लिए बाल पत्रिका, पराग नाम से। एक बालकों के नाम से एक पत्रिका छपती थी, पराग, जिसके ये संपादक बने थे। उसके ये संपादक नहीं थे, संपादक बन गए थे। और उसके संपादक बनने से वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। जब वो पराग पत्रिका के संपादक बने तो काफ़ी लोकप्रिय हो गए लोगों में। तो ध्यान में रखना है, दिनमान के वो उप संपादक थे और पराग के संपादक थे। ठीक है, तो पराग पत्रिका कैसी पत्रिका थी ये भी ध्यान में रखना है। तो वो एक बाल पत्रिका थी। ठीक है, और 1983 के अंदर आकस्मिक अचानक इनका देहांत हो गया था। अब आते हैं बच्चों इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं तो वो देखिए आप। रचनाओं में काठ की घंटियां, इनकी रचनाओं में है काठ की घंटियां, बांस का पुल, बांस का पुल, एक सुनी नाव, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, ये इनकी रचनाओं के संग्रह हैं। कुआनो नदी, जंगल का दर्द, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग,
खूंटियों पर टंगे लोग। तो बच्चों ये इनकी कविताओं का संग्रह है। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनकी रचनाओं के संग्रह, काव्य संग्रहों के नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इन्होंने कविता के साथ साथ बच्चों उपन्यास है, नाटक है, कहानी, उपन्यास, नाटक, कहानी, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, और इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है। बालकों के लिए बाल साहित्य भी खूब लिखा है। बाल साहित्य बालकों के लिए, यानी एक कवि के अलावा ये उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे, निबंधकार भी थे, और उन्होंने बाल साहित्य भी खूब लिखा है। तो बच्चों इनका एक नाटक था बकरी, एक नाटक का नाम था बकरी। वो इनका बहुत ही लोकप्रिय नाटक हुआ था। आपकी पुस्तक में नहीं, आपको ध्यान रखना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक था बकरी, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिन सर्वाधिक उन्हें प्रसिद्धि इस नाटक से प्राप्त हुई थी। इन्हें बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनके पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये जिस प्रकार से हम पीछे कवियों की बातें कर रहे थे बच्चों, कोई छायावादी है, कोई रीतिकालीन, कोई भक्तिकालीन कवि होता, तो वैसे ये नई कविता के कवि हैं। साहित्य में कौन से युग के कवि हैं? नई कविता के। 1953 से जो कविताएं लिखी जा रही हैं उन्हें साहित्यकार नई कविता में शामिल करते हैं। 1953 से आज तक जो कविताएं लिखी जाती हैं उन्हें साहित्य में नई कविता नाम से संबोधन किया जाता है। साहित्यकारों ने उसको किस श्रेणी में रख दिया? नई कविता की श्रेणी में। तो ये नई कविता के कवि हैं। और ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्ग जीवन बहुत व्यक्त सर्वेश, इनके काव्य में ग्रामीण जीवन की संवेदना की, ग्रामीण लोगों को क्या क्या तकलीफें होती हैं, उनकी बातें क्या होती हैं, उनको उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा है। इनकी भाषा है, उसमें लोगों की भाषा की महक आती रहती है, सामान्य लोगों की बातों की महक इनकी भाषा में है। तो बच्चों अब हम इनका जीवन परिचय है वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए आप, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जीवन परिचय देखिए आप। हमने जो बातें की उनको अब पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसे रेखांकित कर लीजिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 को हुआ। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, जन्म स्थान का नाम है उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला, जन्म स्थान। और सन कौन सी थी? 1927। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उच्च शिक्षा कहाँ से ली? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, यानी अपना जीवन चलाने के लिए, अपने घर खर्च चलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका प्रयाग के संपादक बने। बाद में दिनमान जो पत्रिका थी उसके ये क्या बने? मैंने पहले भी बताया था आपको, उपसंपादक बन गए। और एक चर्चित यानी प्रसिद्ध बाल पत्रिका
पराग, उसके संपादक भी ये बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया और 1983 में अचानक उनका निधन हो गया। अब इनकी रचनाओं के बारे में देखिए तो काठ की घंटियां, आप इन्हें रेखांकित कर लीजिए। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, उनके प्रमुख कविता संग्रह। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, उनके प्रमुख कविता संग्रह। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, नई कविता के प्रमुख कवि, मैंने आपको बताया था कि साहित्य में कौन सी श्रेणी में आते हैं, नई कविता के। नई कविता कब से शुरू साहित्य में मानी जाती है, 1953 के बाद। इसमें है क्या, पहले जो परंपरागत तरीके से जो साहित्य लिखा जाता था, कविताएं लिखी जाती थी, उनको छोड़कर एक नए विषय पर कविता लिखना शुरू हुई। उसे साहित्यकारों ने किस श्रेणी में रख दिया, नई कविता की श्रेणी में रख दिया। तो 1953 से आज तक जो समय चल रहा है वो नई कविता का समय चल रहा है। तो ये नई कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे। दिनमान जो पत्रिका थी उनमें चर्चे और चरखे नाम उनका एक स्तंभ है, वो छपा था, जिसमें वो काफ़ी चर्चा में रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार को रेखांकित कर लीजिए। ये पूछा जाए कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार मिला, तो इन्हें जो पुरस्कार मिला वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। उनके ग्रामीण संवेदना, ग्रामीण लोगों के प्रति इनके काव्य में संवेदना है। तो शहरी मध्यम वर्गीय जो समाज है, शहरों में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो ना अमीरों की श्रेणी में आते हैं ना गरीबों की, मध्यम वर्गीय हो गए ना, उनका जीवन बोध है वो भी इनकी कविताओं में उन्होंने उजागर किया है। ये बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए, इनकी भाषा है वो सहज, साधारण और लोगों की महक लिए हुए है। फिर बच्चों हम देखते हैं पाठ के विषय में। तो संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। ये ध्यान में रखना है। जो हम कविता पढ़ेंगे इनकी मेघ आए, एक छोटी सी कविता है, मेघ आए। मेघ आए कविता में इन्होंने मेघों की, बरसात, बादलों के आने की तुलना है वो एक सजकर आए हुए प्रवासी अतिथि, जिस प्रकार से सज धजकर जैसे गांव में दामाद आता है, उनसे उसकी तुलना की है। किसकी? मेघों की। ध्यान में रखना है कि जो मेघ हैं, जो बादल हैं, उनकी तुलना किससे की है? एक सज धजकर आए अतिथि दामाद की तरह। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया। यहां पर कवि ने क्या किया, इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि मेघ आए यानी बादल आए, वर्षा हो रही है। तो जिस प्रकार पुराने समय में देखा गया है या गांवों में देखते हैं, दामाद के आने का लोग इंतजार करते हैं, जवाई, और उसकी काफ़ी इज्जत पुराने समय में गांव में की जाती थी। तो उसी प्रकार से कवि ने वर्णन किया है कि मेघ जो होते हैं उनका भी, ग्रामीण जो किसान होते हैं, किसान वर्ग जो होता है, वो उनका भी, मेघों का भी 12 महीने बाद वर्षा ऋतु का मौसम आता है। तो जब वो वर्षा ऋतु के लिए बादल दिखाई देते हैं आसमान में, तो किसान भी उनका इंतज़ार करते रहते हैं, मेघों का, बादलों का इंतज़ार करते हैं। और जब वो दिखाई देते हैं तो उनका किस प्रकार से लोग वहाँ पर धरती, कवि ने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से धरती भी है उसका, उनका इंतज़ार कर तप रही थी। तो मेघ के आने से वो शांत हो जाती है,
किस प्रकार से पेड़ पौधे भी कुरूप हो रहे थे और उनके आने से शांत होता है, तो उसी प्रकार तो दोनों चीज़ें इसमें साथ साथ चलेंगी। मेघों की तुलना दामाद से कवि ने कर दी है। अब जैसे मेघ आते हैं, बादल आते हैं, वर्षा ऋतु का मौसम आने लगता है, तो सबसे पहले जब बादल आते हैं तो उनके आगे तेज हवा चलती है और उस हवा के चलने से घरों की खिड़कियां दरवाजे हैं वो खड़खड़ाने लगते हैं, खुलने लगते हैं। तो उसी प्रकार जब पुराने समय में दामाद जब आता था तो लोग अपने आस पड़ोस के लोग भी दामाद को देखने के लिए अपने दरवाजे खिड़कियों को खोलकर उनको देखने की कोशिश करते थे। पनघट के ऊपर महिलाएं जो होती थी घूंघट में गांव में रहती थी, वो अपने घूंघट को जरा सा हटाकर तीखी नज़रों से दामाद को देखती थी। तो वैसे कवि ने यहाँ पर नदी को कह दिया कि नदी है वो भी इंतजार कर रही थी और अपना घूंघट सर खिसका के ठहर करके मेघ को देख रही है, बादलों को देख रही है। तो ये सारा वर्णन कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन इनका किया है। तो मेघ आए जो कविता है बच्चों, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप जो कवि परिचय है उनको ध्यान से पढ़ना है और एक बार मेघ आए कविता को भी आपको पढ़ लेना है। अगले वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे।